हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हुए हैं। और ये प्रशिक्षु बैच आपके लिए एकदम से निःशुल्क लाया गया है। और यहाँ पर सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सब कुछ आपके लिए क्या है, फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारे साथ हमारे इस बैच से जुड़ना ना भूलें, टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जो है, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए अगर आप नए हैं हमारी क्लास में, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक बार अपना टाइम टेबल बता देते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और बाल विकास पेपर फर्स्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं ईडीओ सेकंड, पेपर सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और हिंदी में मैंने अब आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट किया है आज से। तो वहाँ पर आप जाकर देखना ना भूलें। वहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्यूशन कराया है कि किस तरीके से पेपर आया हुआ है। तो आप वो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर किस तरीके से बनना है आपका। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगली टीचर हैं अंजलि मैम हैं। अंजलि मैम आपको संस्कृत और कंप्यूटर पढ़ाएंगी। क्या पढ़ाएंगी? संस्कृत पढ़ाएंगी और कंप्यूटर पढ़ाएंगी। तो उनके साथ भी यहाँ पर जुड़ना ना भूलें उनकी क्लास में 3 बजे और 4 बजे। इसके बाद रंजीत सर आपको पढ़ाएंगे। रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और मैथ्स में उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और वो अब आपके लिए क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं। ठीक है, तो जिसका जो है सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा उसके लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए जाएंगे, जो भी आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जल्द से जल्द जुड़ जाइए मेरे साथ मेरी क्लास में। तो यहाँ पर हमारा यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और इस सब्जेक्ट का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्या नाम है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और ये पेपर सेकंड आपका है। क्या है? पेपर सेकंड है। इसे आप ईडीओ 2 के नाम से भी जानते हैं। सही है, चलिए देखते हैं आज हम क्या न्यू टॉपिक करने वाले हैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे शिक्षण कौशल। क्या करेंगे? शिक्षण कौशल। इसे आप इंग्लिश में टीचिंग स्किल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टीचिंग स्किल्स कहते हैं। ये आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, और जो भी कौशल होते हैं इसके, उनमें से कोई भी आपसे उठा के पूछ लिया जाएगा। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहले जानेंगे शिक्षण कौशल होता क्या है। ठीक है, तो शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक इसमें प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, प्रदर्शन करना आदि कार्य करने होते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सरल, प्रभावशाली बनाया जाता है, जो क्या कहलाते हैं? शिक्षण कौशल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, डेफिनेशन जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन है गेज के अनुसार। किसके अनुसार? गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है। क्या है? एक विशेष अनुदेशन क्रिया है। इसका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में करता है। किसमें करता है? कक्षा में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका अर्थ समझ गए होंगे और परिभाषा समझ गए हैं। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब चलिए यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षण कौशल के प्रकार की, कितने प्रकार के शिक्षण कौशल होते हैं। ठीक है, उन सभी को हम एक एक के बारे में पहले देखेंगे कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला इसमें है पाठ प्रस्तावना कौशल। क्या है? पाठ तो यहाँ पर आपका पहला कौशल क्या है? पाठ प्रस्तावना कौशल है। ठीक है, इसके बाद है उद्देश्य कथन कौशल। क्या है? उद्देश्य कथन कौशल है। फिर थर्ड कौशल आएगा प्रश्न कौशल आएगा। सही है, फिर प्रश्न कौशल के बाद व्याख्यान कौशल आएगा। फिर फिफ्थ नंबर होगा, क्या होगा फिफ्थ नंबर पे? फिफ्थ नंबर वो होगा
सुधारण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, इसके दो नाम हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है। दोनों में से किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आगे चलते हैं। आप यहाँ पर जो हैं ये 5 कौशल जान गए होंगे कि कौन कौन से कौशल के प्रकार हैं। आगे और भी हैं, बहुत सारे कौशल होते हैं। 6 नंबर दिया है छात्र सहभागिता कौशल। क्या है? छात्र सहभागिता कौशल है। और इसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। क्या है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। फिर 8 नंबर होगा पुनर्वलन कौशल। क्या होगा? पुनर्वलन कौशल। फिर 9 नंबर हमारा कौशल है श्यामपट्ट लेखन कौशल। क्या है? श्यामपट्ट लेखन कौशल। फिर 10 नंबर है पुनर्वृत्ति कौशल। क्या है? पुनर्वृत्ति कौशल। फिर इसके बाद दिया है कि शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समायोजन। तो शिक्षण में क्या है, इन सभी को जो है एक साथ क्या है, इसका समायोजन करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद अब इसमें हम एक एक कौशल के बारे में अच्छे से जानेंगे, जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं या बनेंगे आगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा पाठ प्रस्तावना कौशल। क्या होगा? पाठ प्रस्तावना कौशल, ये हमारा पहला कौशल होगा, सही है। तो पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में जानेंगे। तो एलन एव रायन ने 14 शिक्षण कौशल को प्रमुख माना है। जो ये राइटर हैं, मनोवैज्ञानिक मान लीजिए आप, इन्होंने कितने कौशल बताए हैं? 14 कौशल को प्रमुख माना है, ठीक है। तो कितने कौशल होते हैं? 14 होते हैं। यहाँ पर हमने तो केवल 11 देखे हैं, लेकिन कौशलों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है, सही है। आगे हम देखेंगे किसी भी और किसके अनुसार 14 होती है? एलन और रायन के अनुसार, ठीक है। तो एलन और रायन के अनुसार तो देखेंगे किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होता है। क्या होता है? प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना से आशय है भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना कौशल का प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है, तदनुसार उनके पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण करता है। तो इस प्रकार प्रस्तावना कौशल को ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुकरण किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए जो प्रस्तावना कौशल होता है, पाठ प्रस्तावना कौशल, इसमें किस सूत्र का अनुसरण किया जाता है? तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ क्या करते हैं? इसमें करते हैं। और एक और होगा इसमें सूत्र, इसमें होगा सरल से कठिन की तरफ। क्या होगा? सरल से कठिन की तरफ, ठीक है। पहले बच्चों से हम क्या करेंगे? पूर्व ज्ञान संबंधित क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम क्या है उसको चैप्टर पे लेके आएंगे, सही है। ये क्या होता है? प्रस्तावना कौशल होता है। आगे चलते हैं, आगे जानेंगे प्रस्तावना कौशल के घटक। क्या है? प्रस्तावना कौशल के घटक। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रस्तावना कौशल के घटक बताइए, तो आपको पता होंगे तभी तो आप बता पाएंगे। तो पहला इसमें है पूर्व ज्ञान। क्या होगा? पूर्व ज्ञान होगा। उसके बाद होगा उद्देश्य और सहायक सामग्री। क्या होंगी? उद्देश्य होगा और सहायक सामग्री होंगी, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे आप कहते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध। क्या है? प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध। फिर अगला पॉइंट दिया है समुचित अवधि। क्या होगी? एक समुचित अवधि होगी, उसी में क्या होगा? प्रस्तावना कौशल ये होता है। आगे अगला दिया है छात्रों की रुचि व प्रेरणा। क्या है? छात्रों की रुचि व प्रेरणा, ठीक है। तो आप इसके घटक याद हो गए होंगे आपको। पहला इसमें है पूर्व ज्ञान, दूसरा इसमें है उद्देश्य और सहायक सामग्री, थर्ड इसमें है प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध, इसके बाद है समुचित अवधि, छात्रों की रुचि व प्रेरणा। तो ये हमारे घटक हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, अगर आपको आते हैं तो आप छोड़ के ना आइएगा, करके आइएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट कौशल कौन सा है? नेक्स्ट कौशल है उद्देश्य कथन कौशल। क्या है? उद्देश्य कथन कौशल। तो इसके बारे में जानेंगे ये उद्देश्य कथन कौशल क्या होता है, सही है। तो शिक्षण का क्रमबद्ध प्रक्रिया है। क्या है? क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अतः प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण उद्देश्य कथन होता है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों के नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। इसको शिक्षक द्वारा अवश्य
करनी चाहिए। उद्देश्य कथन इसी दिशा में एक क्या है, सोप है। ठीक है, तो प्रस्तावना का आपसे सोप पूछा जाए तो क्या है, उद्देश्य क्वेश्चन माना जाएगा। जैसे जानेंगे, प्रस्तावना प्रश्न से स्पष्ट हुआ कि शिक्षक भारत देश पढ़ाना चाहता है। ठीक है, क्या पढ़ाना चाहता है, भारत देश पढ़ाना चाहता है। ये आपने किसमें बताया, प्रस्तावना में बताएंगे आप। सही है, उसका उद्देश्य कथन क्या होगा, इस प्रकार होगा, आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये क्या होगा, उद्देश्य होगा। जब आप उद्देश्य में लिखेंगे तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि आज हम भारत देश नामक पाठ के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप समझ गए होंगे कि उद्देश्य कौशल क्या होता है। सही है, आगे चलेंगे। थर्ड है प्रश्न कौशल। क्या है, प्रश्न कौशल। तो शिक्षणकार प्रश्न की श्रृंखला से अग्रसर होता है। क्या है, जब जिस मतलब कि शिक्षण में प्रश्न उत्तर ना हो, जिसमें बच्चे प्रश्न ना पूछे टीचर से, वो क्या है, वो अच्छा शिक्षण नहीं माना जाता। आगे देखेंगे, पाठ का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण में प्रश्नों के द्वारा ही होता है। अतएव प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षा में होना जरूरी है। क्या है, कौशल शिक्षक में होना जरूरी है। सही है, आगे चलेंगे। जो डेफिनेशन दी है वो है थ्रिंग महोदय ने कहा है। क्या कहा है, शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है। क्या है, कुशलता से प्रश्न करना है। यह शिक्षण का उत्तम साधन है। क्या है, उत्तम साधन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस टीचिंग में क्या है, अगर बच्चा क्वेश्चन आपसे नहीं कर रहा है, आपने कुछ पढ़ाया है, तो वो आपका जो पढ़ाना है वो आपको सफल नहीं हुआ। ठीक है, आप कहेंगे वो अधूरा है। जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब तक वो अधूरा रहेगा। ठीक है, तो बच्चों को जो क्वेश्चन जो पूछते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलते हैं। आप थर्ड क्वेश्चन जो कौशल है वो भी जान गए होंगे। अगले कौशल की तरफ चलेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ हम प्रश्न जो प्रश्न कौशल होता है इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। अब इसका उद्देश्य जानेंगे, प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या होते हैं। तो प्रथम तो पहला इसमें दिया है, प्रश्न पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से जोड़ता है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है, रुचि जिज्ञासा को जागृत करता है। क्या है, रुचि और जिज्ञासा को जागृत करता है। थर्ड इसमें पॉइंट दिया है कि अधिगम समस्याओं का ज्ञान होता है। इससे प्रश्न पूछने से क्या होता है, अधिगम समस्याओं का ज्ञान होता है। ठीक है, फोर्थ इसमें है, क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है, क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। फिफ्थ इसमें दिया है, पाठ शिक्षण को क्रमबद्ध बनाते हैं। जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं क्लासरूम में वो क्या बनाते हैं, शिक्षण को क्रमबद्ध बनाते हैं। ठीक है, एक क्रम से टीचर क्या है, इसमें टीचर क्या होता है, एक क्रम से चलता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि मैम ये इस तरीके से क्वेश्चन है, हमें समझ में आया है या नहीं आया है, या आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप पूछेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे। यहाँ पर हमने उद्देश्य जान लिया, इसके बाद कुछ उद्देश्य और हैं। अगला उद्देश्य है, प्रश्न कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं अन्वेषित करने की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब सेवेंथ इसमें दिया है, सेवेंथ क्या दिया है इसमें, सेवेंथ इसमें दिया है कि जिज्ञासा ज्यों ज्यों गहरी होती है ज्ञान भी बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा, जैसे जैसे आपके अंदर जो है जिज्ञासा ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासाएं होंगी तो क्या है, आपका ज्ञान क्या है, बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपके ज्ञान में कभी कमी नहीं आएगी। जैसे ही आपकी जिज्ञासा खत्म हो जाएंगी वैसे ही आपका पढ़ने में क्या है, मन भी नहीं लगेगा, और क्या है, आपका ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे इसके बारे में। अब देखेंगे प्रश्न कौशल के घटक। कभी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि प्रश्न कौशल के घटक बताइए, तो क्या होंगे घटक। पहला इसमें है, प्रश्न करने की प्रक्रिया। क्या होगी, प्रश्न करने की एक प्रक्रिया होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाया तो किसी के बारे में और प्रश्न आपने किसी और के पूछ लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। प्रश्न करने की क्या होगी, प्रक्रिया होगी। प्रश्न की बनावट होगी, क्लास के हिसाब से आपको प्रश्न की बनावट रखनी है। मतलब अगर छोटे क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिए उनके हिसाब से क्वेश्चंस रखने हैं, और बड़े क्लास के बच्चे हैं तो बड़े क्लास के बच्चों के हिसाब से क्वेश्चंस रखने हैं। तो क्वेश्चंस की बनावट बहुत ही महत्वपूर्ण इसका घटक है। अगला देखे हैं, प्रश्न की
अगला इसमें दिया है प्रश्न की पुनरावृत्ति क्या होती है, प्रश्न क्या होगा, प्रश्न की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, आप ऐसा नहीं है एक बार में आपने पढ़ा दिया तो आप फिर दोबारा उसके बारे में क्वेश्चन ना पूछें। जब आपने क्वेश्चन पूछा है बच्चों से और वो नहीं बता पाए, फिर आप उनका आंसर बताइए, फिर उसके बाद आप दोबारा से उन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए। ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति कीजिए। ठीक है, पुनरावृत्ति का होता है मतलब यही होता है रिपीटेशन करना। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न के परिणाम क्या है, प्रश्न के परिणाम। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इसका परिणाम क्या निकला कि हमने बच्चों को जितना सिखाया है उससे बच्चे क्वेश्चन जो हैं बता पा रहे हैं उत्तर उसके या नहीं बता पा रहे हैं। सही है, ये इसके घटक हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ऐसे ही इसके बारे में और जानेंगे। अब इसमें दिया है प्रश्न कौशल से शिक्षण का विकास तभी संभव है जब निम्नलिखित बातों से रखी जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें हैं जब हम प्रश्न कौशल करते हैं तब हमें अपने शिक्षण के दौरान रखनी चाहिए। प्रश्न सरल व स्पष्ट हो, कैसे हो, प्रश्न सरल व स्पष्ट हो। ठीक है, अगला इसमें दिया है प्रश्न प्रासंगिक हो, क्या हो, प्रासंगिक हो प्रश्न। ठीक है, और फिर थर्ड दिया है प्रश्न स्तर अनुकूल हो, कैसे हो, स्तर अनुकूल। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर बड़ी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं तो बड़े बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन होने चाहिए, और छोटी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो छोटे के हिसाब से क्वेश्चंस होना चाहिए। अगला दिया है प्रश्नों में विविधता हो, क्या है, प्रश्नों में विविधता हो। ठीक है, फिर अगला पॉइंट दिया है इसमें भाषा बोध सम्य हो, कैसा हो, भाषा बोध सम्य हो। ठीक है, और सरल स्पष्ट हो। इसके बाद अगला पॉइंट यह है प्रश्न क्रमबद्ध श्रृंखला में हो, कैसे हो, क्रमबद्ध श्रृंखला में हो। ठीक है, ऐसा नहीं सबसे पहले आपने टफ क्वेश्चन कर लिया है फिर आपने क्या किया है लास्ट में जो है इजी क्वेश्चन रखा है। पहले आप इजी क्वेश्चन पूछेंगे फिर धीरे धीरे बच्चों से टफ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे आप। सही है, तो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद और देखेंगे अब प्रश्न कैसे हों, कि किस तरीके से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्या हो, संभव हो, प्रासंगिक हो, कैसे हो, स्तर अनुकूल हो, विविधता हो उसमें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया वही मिलता जुलता है इसमें। तो यहाँ पर आप ये भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम बच्चे से प्रश्न करेंगे, कैसे प्रश्न होना चाहिए। आगे चलेंगे, इसके बाद देखेंगे प्रश्न के प्रकार क्या है, प्रश्न के प्रकार। कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रश्न के प्रकार बताइए, तो कितने प्रकार होते हैं, प्रश्न के 4 प्रकार हैं। प्रश्नावना प्रश्न होगा, विकासात्मक प्रश्न होगा, समस्यात्मक प्रश्न होगा और बोध प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये आपके लेसन प्लानिंग जब आप करेंगे तो इन सारे जो प्रश्न के प्रकार होंगे इनका यूज करेंगे। सही है, तो समझ में आ गया होगा आपको प्रश्न कौशल कौन सा होता है। अगले नेक्स्ट कौशल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा है व्याख्यान कौशल, क्या है, व्याख्यान कौशल। तो पाठ शिक्षण में पूछे गए प्रश्नों का समाधान व स्पष्टीकरण में सबसे सहायक कौशल व्याख्यान कौशल है। इस कौशल का प्रयोग में शिक्षक विविध प्रकरणों तथ्यों को समझने के लिए सरल से सरल भाव विचार उदाहरण के द्वारा क्या है, क्रमिक तार्किक रूप से विषय वस्तु का प्रकटन करता है। इस कौशल की सफलता इस बात में निहित है कि शिक्षक पाठ का संपूर्ण व गहन ज्ञान रखता हो। ठीक है, तो जब हम प्रश्न पूछेंगे अगर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको क्या है डिटेल में बताएंगे बच्चों को, उसको व्याख्यान करेंगे। ठीक है, तभी क्या होगा, व्याख्यान कौशल होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखेंगे। इसके बाद अब हम जानेंगे कि व्याख्यान कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है कथन में तारतम्यता, क्या होना चाहिए, कथन में तारतम्यता होना चाहिए। भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए। अगला इसमें दिया है प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, क्या हो, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग हो। स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का प्रयोग, स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का प्रयोग। इसके बाद है छात्र सहभागिता, क्या होना चाहिए, छात्र सहभागिता होना चाहिए। फिर अगला घटक होगा बीच बीच में प्रश्न विधि का प्रयोग, कि अगर आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में क्या है क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है बच्चों से, अब मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आगे। मैं नहीं कर रही तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो करिए ज़रूर आप हमसे क्वेश्चन। ठीक है,
अगले नेक्स्ट चलते हैं कौशल की तरफ। अगला कौशल है हमारा 5 नंबर है, यह है दृष्टांत कौशल है। क्या है? दृष्टांत कौशल है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे इसके बारे में। तो व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, इस दक्षता को ही दृष्टता कौशल कहते हैं। जो है उदाहरण होता है और स्पष्टीकरण करना होता है, दक्षता मतलब कि स्पष्टीकरण वगैरह करना होता है। तो यहाँ इसी को क्या कहते हैं? दृष्टांत कौशल कहते हैं। इस कौशल का प्रयोग आगमन विधि का संयोजन किया जाता है। इसमें किसका किया जाता है? आगमन विधि का संयोजन किया जाता है। अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे। लैंडन महोदय के अनुसार क्या कथन है? क्या है? उदाहरण में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है बल्कि यह ज्ञान के स्थायित्व प्रदान करने में भी मददगार है। ठीक है, तो अगर हम उदाहरण दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है अगर आप बच्चों को उदाहरण के तहत समझा रहे हैं। मैं भी आपको बहुत सारे उदाहरण देती हूँ, ठीक है, कि ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम दृष्टांत कौशल के प्रकार देखेंगे। क्या जानेंगे? दृष्टांत कौशल के प्रकार। सही है, आगे चलेंगे इसके बाद। अब इसके हम प्रकार देखेंगे दृष्टांत कौशल के। ठीक है, तो दृष्टांत कौशल के प्रकार, तो कौन कौन से प्रकार हैं इसमें इसके? तो पहला इसमें है मौखिक दृष्टांत और लिखित दृष्टांत। क्या है? मौखिक दृष्टांत कौन सा है? मौखिक दृष्टांत पहला है। दूसरा क्या है? लिखित दृष्टांत। ठीक है, तो मौखिक दृष्टांत में कौन कौन से होंगे? कहानी, चुटकुले, कविता। ठीक है, लिखित दृष्टांत में क्या होंगे? मॉडल, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे? लिखित दृष्टांत में होंगे। तो आपको प्रकार आता है तो आप इसको इजीली करके आ सकते हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में और। तो दृष्टांत कौशल के द्वारा शिक्षण बोधगम्य व सरल बनाने के लिए जरूरी है। तो क्या चीज़ जरूरी है? दृष्टांत सरल व स्पष्ट हो। क्या? उदाहरण जो हम दे रहे हैं वो सरल और स्पष्ट हों, पाठ्य वस्तु से संबंधित हों। उदाहरण हम जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित हम बच्चों को क्या देंगे? उदाहरण देंगे। आगे इसके बाद दिया है रुचिपूर्ण हो। कैसे हो? रुचिपूर्ण हो, कि बच्चों को उनमें मज़ा आए। ठीक है, वो रुचि लें उस एग्जाम्पल्स के जरिए चैप्टर में। ठीक है, अगला इसमें दिया है छात्रों के स्तर अनुकूल हों। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताई है कैसे होना चाहिए, स्तर अनुकूल होना चाहिए, पाठ विकास में सहायक हों। जो आपने एग्जाम्पल दिए हैं वो उनके पाठ विकास में सहायक हों, कि उससे भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, उसी से रिलेटिव, और कुछ ना कुछ वो अच्छा सीखें इससे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। इसके बाद अगला कौशल जो हमारा होगा वो होगा छात्र सहभागी कौशल। क्या है? छात्र सहभागी कौशल। ये हमारा कितने नंबर का कौशल होगा? ये हमारा नंबर होगा 6 नंबर का कौशल होगा। कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है? उदाहरण कौशल छात्र सक्रियता एवं सहभागिता को प्रेरित करता है, जिससे शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में अग्रसर होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता जरूरी है। क्या है? बाल केंद्रित जो शिक्षण होता है उसमें छात्र सहभागिता जरूरी है, मतलब बच्चे क्या है? एक साथ में सीखें। सही है, इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों में सहायता प्रतिक्रिया के पाठ का क्रमशः विकास करना है। ठीक है, जिसका जितना छात्र भाग लेंगे शिक्षण उतना ही रुचिकर और अनुशासित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद देखेंगे और हम इसके तो 7th नंबर हमारा कौशल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। क्या है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षक कई तौर तरीकों का प्रयोग करता है, जैसे हाव भाव, शारीरिक संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, मौन और भाव अभिव्यक्ति। ठीक है, आदि। कहानी पढ़ाते समय आप कौन कौन से उद्दीपन का प्रयोग करेंगे? कुछ क्रियाकलाप स्वयं जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या है? जिन जिन हम क्रियाकलापों का प्रयोग करेंगे उनको हम खुद से जोड़ेंगे। ठीक है,
तो आगे देखेंगे उद्दीपन कौशल का महत्व क्या है। तो उद्दीपन कौशल का महत्व किसके द्वारा कहा गया है? तो उद्दीपन कौशल का महत्व एल.सी. सिंह का मत है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल विद्यार्थियों की प्रगति और रुचि को अधिकतम बढ़ाने, उनका ध्यान बनाए रखने और निश्चित करने के लिए वातावरण में उद्दीपन परिवर्तन द्वारा छात्रों के ध्यान केंद्रीकरण और आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे उद्दीपन कौशल के घटक जानेंगे। तो उद्दीपन कौशल के घटक, ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन के घटक या कौशल के घटक। तो यथोचित शरीर संचालन, सेकंड इसमें है हाव भाव, भंगिमा का प्रयोग, भंगिमा, ठीक है। इसके बाद भावों का केंद्रीकरण होना चाहिए, स्वरों में उतार चढ़ाव हो, शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में हो, ठीक है, मौन हो और परिवर्तन हो, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे? घटक होंगे इसके, ठीक है। आगे चलते हैं, आप इसके घटक भी समझ गए होंगे। क्लास अच्छी लग रही है, केवल देखते ही ना जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सही है। तो देखेंगे अगला कौशल क्या है। अगला कौशल दिया है पुनर्वलन कौशल। क्या है? पुनर्वलन कौशल। ये हमारा 8 नंबर कौशल है। कितने नंबर है? 8 नंबर कौशल होगा ये हमारा। सही है। तो उद्दीपन कौशल की गुणवत्ता पुनर्वलन में निहित है। पुनर्वलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिनके प्रस्तुतिकरण या घटाने की अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है। आगे देखेंगे कि स्कैनर का मत है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना या सिर हिलाना मात्र ही बालक पुनर्वलन होता है। ठीक है। बच्चों के लिए अगर बच्चे ने कुछ पूछा है आपसे तो आपने सर हिला दिया या उसने कुछ बोला है तो आपने वेरी गुड कह दिया, ये क्या होते हैं? पुनर्वलन होते हैं। ये क्या होते हैं? फीडबैक होते हैं जो हम बच्चों को देते हैं। सही है। तो आगे चलेंगे, इसके बाद देखेंगे, क्या देखेंगे? सिर हिलाना से ही बालक पुनर्वलन होता है। क्या होता है? ये पुनर्वलन होते हैं। वास्तव में पुनर्वलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के फौरन बाद किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर प्राणी की प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। सही है। 8 नंबर जान गए होंगे आप अच्छे से। आगे चलेंगे, अब जानेंगे पुनर्वलन के प्रकार। तो पूछे जाते हैं आपसे पुनर्वलन के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ठीक है। धनात्मक में कौन कौन से आएंगे? अगर बच्चों ने कोई पोएम सुनाई है तो आप वहाँ पे शाबाश कह देंगे उसे, या कुछ टॉफ़ी दे देंगे, कुछ भी दे, चॉकलेट दे देंगे छोटी सी। ठीक है। उसकी प्रशंसा कर देंगे, क्लासरूम में क्लैपिंग करवा देंगे। ठीक है। ये क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं पुनर्वलन। ऋणात्मक धन क्या होंगे? डांटना, अगर उसने कुछ गलत किया है तो वहाँ पर आप उसको डांटेंगे, क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ठीक है। या आप उसकी फटकार लगा देंगे। वैसे तो अब ये नहीं है, ऋणात्मक पुनर्वलन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। तो देखेंगे ऋणात्मक आगे देखेंगे पुनर्वलन का सकारात्मक प्रयोग छात्रों की वंचित व्यवहार को प्रबल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। पुनर्वलन इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे क्या है, बच्चे को उससे प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। और ऋणात्मक पुनर्वलन द्वारा अवांछित व्यवहारों की पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास किया जाता है। और ऋणात्मक मतलब कि अगर बच्चा एक बार गलत कोई कार्य करता है, अगर आपने उसको डांट दिया तो वो दोबारा वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है। उसको याद रहेगा कि ये कार्य मैंने किया था और टीचर ने मेरी डांट लगा दी थी। सही है। तो इस तरीके से ऋणात्मक और धनात्मक पुनर्वलन होते हैं। आपसे प्रकार पूछे जा सकते हैं तो आप इनको ध्यान में रखें। अब आगे चलते हैं, इसके बाद देखेंगे घटक, देखेंगे पुनर्वलन के घटक। तो प्रोत्साहन देने वाले कथन का प्रयोग करना चाहिए, छात्र प्रतिक्रिया का आदर हो और हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग हो। नकारात्मक शाब्दिक संकेतों का प्रयोग मतलब कि नकारात्मक शाब्दिक भी हो और नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का भी प्रयोग करना चाहिए।
इसके बाद दिया है छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। जैसे हमने चैप्टर पढ़ाया है, फिर उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछा और बच्चे बोल रहे हैं उस क्वेश्चन को, उसको हम क्या करेंगे, श्यामपट्ट पे लिख देंगे। ठीक है, तो आगे चलेंगे। ये हमने घटक भी जान लिए पुनर्वलन के। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामपट्ट लेखन कौशल। क्या है, श्यामपट्ट लेखन कौशल। ठीक है, तो हमने जाना था पुनर्वलन, जाना था पुनर्वलन कितना नंबर था, तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे घटक जान लिए। इसके बाद नेक्स्ट कौशल जो है वो है श्यामपट्ट लेखन कौशल। क्या है, श्यामपट्ट लेखन कौशल। और ये आपका कौन से नंबर का कौशल होगा, ये जो आपका होगा वो 9 नंबर का कौशल होगा। ठीक है, कितने नंबर का होगा, 9 नंबर का। तो पुनर्वलन कौशल को छात्रों तक संप्रेषित करने का एक माध्यम श्यामपट्ट भी है। क्या है, श्यामपट्ट भी है। तो अतीत काल से इसका प्रयोग शिक्षण में किया जाता रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही है जो ब्लैक बोर्ड हमारा होता है इसी को तो श्यामपट्ट कहते हैं। तो इसका प्रयोग क्या है, प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, लेकिन क्या है इसके मॉडल चेंज हो गए। अब कैसे आ गया है, अब आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक वाला आ गया है। ठीक है, बोर्ड आ गया है, तो उस पर आप जो है पेन से लिख रहे हैं। सही है, तो इस तरीके से इनका क्या है विकास होता गया है, लेकिन ये प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग हो रहा है श्यामपट्ट का। इसीलिए इसे अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सच्चा मित्र कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा अध्यापक का सच्चा मित्र कौन से कौशल को कहा जाता है, तो श्यामपट्ट लेखन कौशल को अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। प्रत्येक शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि उसे श्यामपट्ट का प्रयोग में दक्षता हो, कि श्यामपट्ट पे किस तरीके से लिखेंगे, सुंदर लेख लिखेंगे, कैसे खड़े होना है, किस तरीके से चौक को पकड़ना है, किस हाथ में डस्टर होना चाहिए, कितनी डिग्री के कोण बनाकर हम जो खड़े होंगे जब हम श्यामपट्ट पे लिखेंगे, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को। आगे देखते हैं श्यामपट्ट प्रयोग से शिक्षण अवर्ण और नेत्रेंद्रिय दोनों क्या होती हैं, दोनों में सक्रियता बनी रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे जिससे विषय वस्तु की बोधगम्यता बढ़ती है। इसे शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी कहते हैं। तो शिक्षण का विकासात्मक कौशल किस कौशल को कहा जाता है, तो श्यामपट्ट लेखन कौशल को कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद जानेंगे इसके बारे में। और श्यामपट्ट का महत्व क्या है, तो निम्नवत महत्व है। पहला इसमें है प्रारंभिक सूचना देने में सहायक है। ठीक है, सेकंड इसमें है विषय की व्याख्या व विश्लेषण में सहायक है। ठीक है, इसके बाद दिया है थर्ड दिया है चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र बनाकर समझ बढ़ाने में भी सहायक है। जैसे आप जो है कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है आप ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी। अगर मान लीजिए आप बच्चे को कुछ हिस्ट्री से रिलेटिव कुछ पढ़ता रहे हैं तो उस वहाँ पर आप क्या है मानचित्र बना सकते हैं, मैप का प्रयोग कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये वाला शहर है और यहाँ पर ये शहर है। लेकिन इसका प्रयोग मानचित्र वगैरह का इसका हम बड़ी क्लासेस में प्रयोग करते हैं, छोटे बच्चों के लिए इसका प्रयोग नहीं होता। सही है, आगे देखेंगे मानचित्र का प्रयोग नहीं होता, श्यामपट्ट का प्रयोग सबके लिए होता है। सही है, इसके बाद है समूह शिक्षण का प्रयोग। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा छात्रों में लेखन योग्यता का विकास। फिर है शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ठीक है, ये क्या है महत्व है। आगे चलेंगे, इसके बाद जानेंगे हम श्यामपट्ट लेखन करते समय रखने वाली सावधानी की कौन कौन सी सावधानियां हमको रखनी है। पहली इसमें दिया है श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली विषय वस्तु सुंदर हो, सुडौल हो, अक्षरों को क्या है शुद्ध हो, भाषण में लिखनी होनी चाहिए, मतलब जो हमारा शुद्ध भाषण में लिखी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, शुद्ध भाषा में लिखी होना चाहिए। सेकंड इसमें है पाठ के किसी अंश को समझने की पुष्टि यदि श्यामपट्ट पर चित्र बनाए जाएं तो वह सुंदर व आकर्षक होने लगता है। जैसे मान लीजिए बच्चों को आप 1 2 3 सिखा रहे हैं तो क्या है अच्छे से सुंदर सुंदर आप 1 2 3 ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं।
या जो है बच्चों को मान लीजिए आप फ्रूट्स नेम दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या है 4-5 फ्रूट्स क्या हैं आप उस पर श्यामपट्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चों को इससे क्या है याद भी रहेगा कि कौन सा फ्रूट्स है या कौन सी वेजिटेबल है। तो इस तरीके से इसमें हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सही है, ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज़ करे बिना शिक्षण कर सकते हैं। थर्ड इसमें है श्यामपट्ट पर लिखते समय उसके रंग के विपरीत रंग की चौक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड है तो यहाँ पर हम वाइट चौक का यूज करेंगे, अगर वाइट बोर्ड होगा तो हम कलर्ड चौक का यूज करेंगे। ठीक है, फोर्थ इसमें है श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली बात की उपयोगिता ना करने पर इसे क्या है झड़न से मिटा देना चाहिए। जैसे कि जब आपका जो आपने लिखा है वो पूरा हो गया उसके बाद हम डस्टर से क्या कर देंगे साफ़ करेंगे श्यामपट्ट को। ऐसा नहीं है आपने लिखा हुआ ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, अगले दिन के लिए आप लिखें, बच्चे नोट डाउन कर ले, उसके बाद उसको रफ कर दीजिए। फिफ्थ इसमें है श्यामपट्ट पर सार लिखते समय छोटे सार्थक व सार ग्रभित वाक्यों का प्रयोग करें। ऐसे नहीं लंबे चौड़े आपने वाक्य लिख दिए, बच्चा बोर हो जाएगा क्लास में आपकी। ठीक है, और अगले बार आपकी क्लास में ही नहीं आएगा, भाग जाएगा आपकी क्लास से। सही है, कहेगा वो मास्टर या मास्टरनी अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। सही है, तो आपको क्या है छोटे छोटे क्या है छोटी लाइन को यूज करना है, उसमें छोटी वाक्य का प्रयोग करना है बच्चों को पढ़ाते समय। समझ गए होंगे क्या क्या सावधानी करेंगे। आगे चलेंगे, इसके बाद हमारा लास्ट कौशल है वो है पुनरावृत्ति कौशल। क्या है पुनरावृत्ति कौशल, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसका शिक्षण कार्य कितना सफल रहा इसका मापन अभ्यास प्रश्नों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इससे ही पुनरावृत्ति प्रश्न कहा जाता है, इसे ही पुनरावृत्ति प्रश्न कहा जाता है। इस कौशल के प्रयोग में पढ़ाए गए पाठ प्रसंगों तथ्यों आदि क्या है दोहराए जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं रिपीटिशन करते हैं। आगे देखते हैं, जिससे अधिगम स्थायी होने के साथ साथ त्रुटि रहित भी होता है। जब हमने पढ़ाया है जब हम नेक्स्ट जैसे मान लीजिए आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा दिया और उसी टॉपिक को जब हम नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे, मतलब कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे उसको रिकॉल कराएंगे, उससे क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना शिक्षण करेंगे। इससे अधिगम स्थायी होगा, क्या होगा त्रुटि रहित होगा। पुनरावृत्ति की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी शिक्षण प्रक्रिया में उतने ही गत्यात्मकता बढ़ेगी और छात्रगत समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पुनरावृत्ति कौशल कैसा होगा, क्या होगा इसमें। तो मैंने आपको सारे कौशल समझाने की बहुत जो है कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और जो है यहाँ पर हमारे सारे कौशल कंप्लीट होते हैं, इसमें आपसे किसी भी कौशल के बारे में पूछा जा सकता है पेपर में। सही है, और कुछ कौशल ऐसे हैं आप जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊँ तब आप देखना उसमें इनका रिपीटिशन कैसे होता है। सही है, तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे जो है इस प्रशिक्षु बैच से जुड़ के अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को आप अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारा क्लास का अगर कोई क्लास आ रही है तो उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए और आप टाइम से क्लास में आ सकें। ठीक है, आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये नोट्स आपके आगे भी काम आने वाले हैं। सही है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से नए टॉपिक हम पढ़ेंगे कोई। ठीक है, ओके, धन्यवाद।